जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में शनिवार 6 जून को मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है, जिसके तहत कई इलाकों में बादल गरजने, वज्रपात होने और 40-50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 9 जून तक राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 10 जून से प्री मानसून की बारिश शुरू होने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे अधिक 80 मिलीमीटर बारिश पाकुड़ जिले में हुई है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कांग्रेस द्वारा प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद महागठबंधन के भीतर खींचतान शुरू हो गई है। झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक कर दोनों सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है और नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की सहमति के बिना ये घोषणा की है। उम्मीदवारों को लेकर पैदा हुए इस विवाद से महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अगले कदम पर टिकी हैं। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पदभार संभालने के बाद आज से अपने 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर पहली बार झारखंड आ रहे हैं। दौरे के पहले दिन वे रांची में पार्टी के सांसदों, विधायकों और कोर कमेटी के साथ रणनीतिक बैठकें करेंगे तथा शाम को प्रबुद्ध नागरिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दूसरे दिन 7 जून को वे बोकारो में अपने परिवार से मुलाकात करने के बाद रांची लौटकर पार्टी के जिलाध्यक्षों, प्रभारियों और विभिन्न मोर्चा अध्यक्षों के साथ आगामी कार्ययोजना को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। हजारीबाग के बानादाग में जमीन विवाद और म्यूटेशन दाखिल खारिज न होने से परेशान विकास कुमार नाम का एक युवक करीब 85 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के कारण पिछले 5-6 महीनों से उसका मामला लंबित है और अधिकारियों ने उसकी जमीन किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अंचल अधिकारी सत्येंद्र नारायण पासवान मौके पर पहुंचे, जहां वे भारी भीड़ के बीच युवक को समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे रहे। झारखंड के चर्चित नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले की जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रांची इकाई से नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया है। मामले की गंभीरता और विभिन्न राज्यों तक फैले संभावित वित्तीय नेटवर्क को देखते हुए अब नई दिल्ली की विशेष टीम दस्तावेजों, बैंक खातों और अवैध कमाई के लेनदेन की गहराई से जांच करेगी। जांच का दायरा और रफ्तार बढ़ने से आने वाले दिनों में अवैध खनन से जुड़े कई सरकारी अधिकारियों, कारोबारियों और रसूखदार लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बस ओनर एसोसिएशन रांची ने डीजल, टायर, पार्ट्स और इंश्योरेंस की कीमतों में हुई भारी वृद्धि के कारण विभिन्न रूटों के बस किराए में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह नया संशोधित किराया चार्ट शनिवार 6 जून 2026 से पूरे झारखंड में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। किराए में इस बदलाव के बाद यात्रियों को अब सभी प्रमुख रूटों पर पहले की तुलना में अधिक पैसे खर्च करने होंगे। जारी सूची के अनुसार रांची से दुर्गापुर, धनबाद, बोकारो, सिमडेगा, रूरकेला और डाल्टनगंज सहित दर्जनों रूटों के किराए में 10 रुपये से लेकर 120 रुपये तक की वृद्धि की गई है। गुमला के लट्ठा बरटोली गांव में भारतमाला सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे टाना भगतों और ग्रामीणों का आंदोलन अब तेज हो गया है। निर्माण कार्य का विरोध कर रहे दर्जनों टाना भगत रात में 10 किलोमीटर पैदल चलकर गुमला थाना पहुंचे और निर्माण कंपनी शिवालय के अधिकारियों व कुछ ग्रामीणों पर मारपीट तथा महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगाया। टाना भगतों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती है, इसलिए बिना ग्राम सभा की अनुमति के किए गए इस अधिग्रहण के बदले उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि अपनी जमीन वापस चाहिए। ग्रामीणों ने निर्माण मशीनों द्वारा अपनी खड़ी फसलों को रौंदने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है और समय रहते समाधान न होने पर बड़े खून खराबे की आशंका जताई है। रांची के एसएसपी राकेश रंजन की पहल पर शहर को जाम मुक्त बनाने और व्यवस्था सुधारने के लिए राजधानी के 10 प्रमुख चौक चौराहों पर नए स्मार्ट ट्रैफिक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। इन आधुनिक पोस्टों के निर्माण से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को धूप और बारिश से राहत मिलेगी तथा इन चुनिंदा शहरी व ग्रामीण जगहों पर पुलिस की स्थायी तैनाती की जाएगी। एसएसपी ने अवैध पार्किंग हटाने और नियमित अभियान चलाने की जानकारी देते हुए रांची की जनता से भी ट्रैफिक नियमों का पालन कर सहयोग करने की अपील की है।
रांची के अपर बाजार में 28 मई 2026 की रात बदमाशों ने महेश कुमार नामक युवक को हथियार के बल पर रोककर बेरहमी से पीटा, लेकिन वहां से गुजर रही कोतवाली थाने की पीसीआर वैन पीड़ित की गुहार के बावजूद बिना रुके आगे बढ़ गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पीड़ित ने सत्येंद्र सिंह और रोहित सिंह सहित 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपियों द्वारा 8 मई को भी पीड़ित के साथ मारपीट व छिनतई की बात सामने आई है और घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने सिटी एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि या तो पुलिस की इस मामले में संलिप्तता है या झारखंड पुलिस में अब कर्तव्यपरायणता और कोई संवेदनशीलता नहीं बची। केंद्र सरकार के यूडीआईडी द्वारा थैलेसीमिया, सिकल सेल, अप्लास्टिक अनीमिया और हीमोफीलिया जैसी 4 गंभीर बीमारियों को दिव्यांगता श्रेणी में रखने और रेलवे नियमों में 50% से 100% तक की छूट का प्रावधान होने के बावजूद मरीजों को यात्रा रियायत का लाभ नहीं मिल पा रहा है। झारखंड के लगभग 11,000 पीड़ितों में से 38 असाध्य मरीजों के ऑनलाइन आवेदन पिछले कुछ महीनों में पहले स्वीकृत होकर बाद में बिना किसी ठोस कारण के अचानक रद्द कर दिए गए हैं, जिससे इलाज के लिए बाहर जाने वाले मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इस गंभीर प्रशासनिक या तकनीकी खामी का मामला सामने आने के बाद रांची रेल मंडल के डीआरएम करुणानिधि सिंह ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इसकी बारीकी से जांच करने और जल्द समस्या का समाधान निकालने का निर्देश दिया है। टाटा स्टील के ग्रेड रिवीजन को लेकर प्रबंधन और यूनियन के बीच चल रही वार्ता में मिनिमम गारंटीड बेनिफिट एमजीबी के मुख्य मुद्दे पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि बैठक के दौरान हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और नाइट शिफ्ट अलाउंस सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी को लेकर दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। टाटा स्टील के कर्मचारियों की नजरें अब अगले दौर की वार्ता पर टिकी हैं, जहां उम्मीद की जा रही है कि एमजीबी का समाधान निकालकर समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। रांची के जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत सूचीबद्ध कुल 293 निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में से लगभग 20% के पास अनिवार्य फायर एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। छोटे अस्पताल संचालकों का आरोप है कि अग्निशमन विभाग में आवेदन एक महीने तक लंबित रहता है, जिसके कारण वे केवल आवेदन की स्वीकृति की उम्मीद में ही अपनी सेवाएं संचालित कर रहे हैं। दूसरी ओर रिम्स के कई भवनों में फायर सिलेंडरों की वैधता समाप्त हो चुकी है और पुरानी एजेंसी से करार खत्म होने के बाद प्रबंधन अब निविदा के माध्यम से नई एजेंसी की तलाश में जुटा है। रांची में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत सूचीबद्ध लगभग 20% छोटे निजी अस्पतालों के पास वैध फायर एनओसी नहीं है और वे केवल आवेदन की प्रत्याशा में सेवाएं दे रहे हैं, जो मरीजों की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ है। दूसरी ओर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की कई इमारतों में 200 से अधिक फायर सिलेंडरों की वैधता समाप्त हो चुकी है, जिसके समाधान के लिए प्रबंधन पुरानी एजेंसी का करार खत्म होने के बाद अब टेंडर के जरिए नई एजेंसी की तलाश में जुटा है। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक अस्पताल के आईसीयू में हुए भीषण अग्निकांड के बाद भी झारखंड की राजधानी रांची का स्वास्थ्य महकमा सबक लेता नहीं दिख रहा है। धनबाद के निरसा में इसीएल मुगमा क्षेत्र की चापापुर 2 कोलियरी में शुक्रवार को भारी ब्लास्टिंग के कारण बड़े बड़े पत्थर उड़कर पास के गांव के घरों में जा गिरे, जिससे ग्रामीण बाल बाल बचे। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और खनन कार्य को पूरी तरह बंद करा दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोलियरी प्रबंधक अजय कुमार झा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। दामोदर नदी का जलस्तर कम होने से बलियापुर जलापूर्ति योजना ठप हो गई है, जिसके कारण प्रखंड के 68 गांवों के लाखों लोग भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी के इस गंभीर संकट से परेशान महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया है। वहीं प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर तेनुघाट डैम से पानी छुड़वाने की मांग की है। झारखंड की राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाकों में नाबालिग बच्चों के लापता होने के बढ़ते मामले कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर एक गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसी कड़ी में रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शालीमार बाजार इलाके से एक बेहद परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रहने वाले विकास शर्मा के 12 वर्षीय जुड़वा बेटे करण शर्मा और अर्जुन शर्मा पिछले 4 दिनों से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। 1 जून 2026 की दोपहर लगभग 2 बजे घर से सामान्य रूप से निकलने के बाद से दोनों का कोई अता पता नहीं है। शुरुआत में परिजनों को लगा कि बच्चे रोज की तरह पड़ोस में खेलने गए होंगे, लेकिन जब सूर्यास्त के बाद भी वे घर नहीं लौटे
तो परिवार की चिंता गहरी होती चली गई। वर्तमान में 4 दिन से अधिक का समय बीत चुका है और बच्चों का कोई सुराग न मिलने से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में 7 जून 2026 को होने वाले तथाकथित विधानसभा चुनावों का कड़ा विरोध करते हुए स्पष्ट किया है कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का इस पर अवैध कब्जा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने दावा किया है कि इस चुनाव से पहले शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबाने के लिए क्षेत्र में 14,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की जा रही है। पाकिस्तान के इस दमनकारी कदम की निंदा करते हुए मिर्जा ने आरोप लगाया कि गिलगित बाल्टिस्तान में नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप की अपील की है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल्द मरुमध्य स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे ईरान के 4 हमलावर ड्रोनों को मार गिराया और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया। दूसरी ओर ईरानी मीडिया ने लारक द्वीप के पास अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की हलचल के जवाब में अपने बलों द्वारा चेतावनी फायरिंग किए जाने का दावा किया है। इस सैन्य टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हालिया हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता और ड्रोन मिसाइल भंडार का लगभग 80% हिस्सा तबाह हो चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के निमंत्रण पर 8 और 9 जून को प्योंगयांग की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे, जो 7 वर्षों बाद उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर कोरिया ने हाल ही में परमाणु सामग्री निर्माण से जुड़ी एक नई सुविधा का खुलासा किया है, जिससे इस यात्रा के दौरान परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पिछले 2 वर्षों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ते सैन्य व रणनीतिक प्रभाव को काउंटर करना तथा कोरियाई प्रायद्वीप में चीन की केंद्रीय भूमिका को बनाए रखना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एंकरेज शांति प्रस्ताव के आधार पर यूक्रेन के साथ समझौते की इच्छा जताई है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को नाटो में शामिल न होने और डोनबास सहित कई क्षेत्रों पर रूसी नियंत्रण स्वीकार करने की शर्त रखी है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पुतिन को एक खुला पत्र लिखकर पूर्ण युद्ध विराम और युद्ध समाप्त करने के लिए आमने सामने की सीधी बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इस बीच पुतिन ने युद्ध के मैदान में रूसी सेना के लगातार आगे बढ़ने और अतिरिक्त क्षेत्रों पर नियंत्रण का दावा किया है। साथ ही यूरोपीय संघ की मध्यस्थता पर अविश्वास जताते हुए जेलेंस्की के कार्यकाल की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। रूस की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जब भी मॉस्को का आधिकारिक पक्ष सामने आता है, तो सबसे प्रमुख चेहरों में मारिया व्लादिमीरोवना जखारोवा का नाम शामिल होता है। मारिया जखारोवा रूसी विदेश मंत्रालय के सूचना एवं प्रेस विभाग की निदेशक और प्रवक्ता हैं, तथा वे इस शीर्ष पद तक पहुंचने वाली इतिहास की पहली महिला राजनयिक हैं। एक राजनयिक परिवार में जन्मी और चीन में पली बड़ी मारिया ने संयुक्त राष्ट्र में रूस की प्रेस सचिव के रूप में काम किया है और अपनी बेबाक शैली के कारण उन्हें बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी स्थान मिला। व्लादिमीर पुतिन प्रशासन की बेहद विश्वस्त मानी जाने वाली मारिया यूक्रेन युद्ध के समर्थन और रूसी प्रचार का मुख्य चेहरा होने के आरोप में फरवरी 2022 से यूरोपीय संघ के कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दक्षिण भारत में पार्टी के प्रमुख चेहरा रहे के अन्नामलाई ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनके इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। जारी किए गए आधिकारिक पत्र में इस्तीफे के कारणों का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अन्नामलाई के इस कदम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।